हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव्य आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है महाराष्ट्र में कुछ वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि जो है उनकी जानकारी एकत्रित की गई, नोटिस किया गया उन्हें। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या होते हैं ये वेटलैंड आर्द्र भूमि। जहाँ की जो मिट्टी है वो हमेशा थोड़ी नम रहती है, न पूरा पानी है न पूरी तरीके से वो गीली है ना। तो ऐसे में कुछ खास प्रकार के पौधे, पक्षी और जीव पनपते हैं और उनका वो आवास रहता है। ठीक है, उन्हें आर्द्र भूमि कहते हैं। हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है ये। कुछ प्रसिद्ध है आर्द्र भूमि हमारे यहाँ, जैसे चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव झील, वुलर झील, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध झीलें हैं हमारे यहाँ। आर्द्र भूमि है यहाँ पे। क्या महत्व है? बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं ये। ठीक है, भूजल रिचार्ज करते हैं, पक्षियों और जलीय जीवों का यहाँ पे घर होता है। पानी को प्राकृतिक रूप से ये साफ रखते हैं। ठीक है, तो जलवायु संतुलन को बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि महाराष्ट्र में 23,000 से भी ज़्यादा आर्द्र भूमियों की पहचान और जाँच पूरी हुई है। ठीक है, ये काम किसको सौंपा था? पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र, इसको सौंपा था। सैटेलाइट मैपिंग के द्वारा ये काम जो है किया गया, दस्तावेज तैयार किए गए, ज़मीनी स्तर पर जाकर जांच की गई। ठीक है, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, नागपुर, नासिक और चंद्रपुर में ये सब भूमियाँ देखी गई। वन शक्ति पहल के तहत जो है ये काम किया गया। अभी पुणे में भी 11 आर्द्र भूमियों की जो ज़मीन है उनकी जांच बाकी है। ठीक है, ग्राउंड ट्रूथिंग का मतलब ही यही है कि सैटेलाइट तस्वीरों में जो दिख रही आर्द्र भूमि है, मौके पर जाकर उसकी जांच करना, उनकी सीमा स्थिति और वर्तमान उपयोग की पुष्टि करना। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अगली न्यूज़ है हमारी द बेल रूल। ये एडिटोरियल आया था। ठीक है, तो क्या है देख लेते हैं इसे। ये मामला है सैयद इफ्तिकार अंद्राबी वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में क्या कहा कि यूएपीए कानून की जो धारा है 43D क्लॉज 5 के जो कठोर प्रावधान भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के अधिकार से ऊपर नहीं होता है। मतलब इसका यह है कि यूएपीए कानून की जो धारा है 43D क्लॉज 5 के कारण अगर आतंकवाद और गैर कानूनी तक जो गतिविधियाँ हैं उनसे जुड़े जो आरोपी हैं उन्हें ज़मानत मिलना जो है वह बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर अदालत की पहली नज़र में अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ मामला बनता है तो उसे जेल में रखा जा सकता है। इस कारण जो क्या है कई वर्षों तक लोग बिना ट्रायल पूरा हुए ही जेल में रहते हैं। तो ये जो मामला है इसमें ऐसा हुआ कि लगभग 5 साल और 9 महीने जेल में थे सैयद इफ्तिखार। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी जो कैद है वो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार और त्वरित न्याय के खिलाफ साबित होता है, इसलिए अदालत ने उनको क्या ज़मानत दे दी। ठीक है, तो अदालत ने बहुत बड़े सिद्धांतों को भी दोहराया है कि अगर मुकदमा जल्दी ख़त्म नहीं होने की संभावना है तो आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आरोपी लंबे समय से जेल में है और मुकदमा जल्दी ख़त्म होने की संभावना नहीं है तो उसे बेल दे दी जानी चाहिए। कुछ ये मामले हैं जिन्हें दोहराया गया, KN नजीब जजमेंट, गुरविंदर सिंह जजमेंट, गुलफिश फातिमा जजमेंट। ठीक है, इनके ऊपर भी टिप्पणी की गई, इन मामलों को दोहराया गया। ठीक है, फैसले का महत्व क्या था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। इसमें यह कहता है कि बिना ट्रायल के अनिश्चित काल तक जेल में रखना गलत है, किसी को भी संविधान के निर्दोष माने जाने के सिद्धांत को मजबूत करता है और यह यूएपीए जैसे कठोर कानूनों के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करता है। अब मुख्य संदेश ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है लेकिन संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता उससे ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है, हमारी यूपीएससी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है
ये राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम मौलिक अधिकार का विषय प्रतीत होता है। न्यायपालिका की क्या भूमिका है, यूएपीए सुधार। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये ड्रोन मीडिया, चलिए ये न्यूज़ है ड्रोन के ऊपर आई है, जो युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल होता है उसके ऊपर है। ठीक है, सेनानिवृत्त जो एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर के अनुसार मई 2025 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन चर्चा केवल लंबी दूरी की मिसाइलों और एयर स्ट्राइक पर ही केंद्रित रही, जबकि छोटे ड्रोन और आत्मघाती ड्रोन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, ड्रोन ने क्या किया, युद्ध में क्रांति नहीं लाई बल्कि तकनीकी विकास को बढ़ाया। मौजूदा जो हमारी हवाई युद्ध क्षमता थी उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया। ठीक है, ड्रोन इतने चर्चित क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, छोटे ड्रोन रडार सिस्टम में भी दिखाई नहीं देते हैं, कम खर्चीले होते हैं। ठीक है, पायलट की जान को भी खतरा नहीं होता इसमें। ज़मीनी युद्ध पर अधिक प्रभाव देखने को मिला हमें, ग्राउंड कॉम्बैट और निगरानी प्रणाली में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। क्या ड्रोन ने युद्ध की तस्वीर बदली? ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या क्या तकनीकी विकास लाया है। ठीक है, दुश्मन को अंदर तक मारने की क्षमता रखता है, देश के अंदर तक जाने की, अंदरूनी हिस्सों तक जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, नई सुरक्षा चुनौतियाँ क्या है कि देश के अंदर जो सैन्य ठिकाने हैं हमें उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। एआई आधारित स्वायत्त ड्रोन भविष्य के लिए एक चुनौती साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो एआई आधारित होंगे वो स्वतः निर्णय लेने में सक्षम होंगे, है ना। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ड्रोन पूरी तरह स्वतः निर्णय ले सकेंगे, लेकिन मशीनों को जीवन और मृत्यु का फैसला देने पर नैतिक और कानूनी सवाल भी कुछ खड़े हो सकते हैं। ड्रोन से जो बचाव की रणनीति है उसे काउंटर यूएस कहते हैं। सिस्टम का बढ़ता महत्व ये है कि हर नए हथियार के साथ उससे बचने के तरीके भी विकसित होते हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए कई ड्रोन भारत ने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम से ही मार गिराए। एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है, अगली चुनौती है ड्रोन स्वाम, यानी सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमले कर सकते हैं, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम पर जो है दबाव बढ़ेगा। भारत की तैयारी क्या है, सुदर्शन चक्र नाम की एक राष्ट्रीय एयर डिफेंस प्रणाली बनाने की योजना बना रहा है भारत। इसमें ज़मीन और अंतरिक्ष आधारित सुधार तंत्र होगा। लक्ष्य है कि 2035 तक तैयार हो जाएगा। इसके लिए भारी धनराशि और योजना की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद।